दोस्तों, कहानी की शुरुआत में उस लड़के का परिचय एक ऐसे ताकतवर परिवार से होता है जहां खतरनाक राक्षसों को पालना बिल्कुल आम बात मानी जाती थी। उसकी माता और पिता दोनों ही वॉर गॉड्स के महान स्तर पर मौजूद थे। उसकी देखभाल करने वाली उस साधारण सी नौकरानी के पास भी एक बहुत ही भयानक 3S टियर का शानदार टैलेंट मौजूद था। लेकिन इतने सारे ओवर पावर्ड लोगों के बीच वो लड़का अपने महान परिवार के लिए सिर्फ एक शर्मिंदगी का सबसे बड़ा कारण बना हुआ था, क्योंकि उसने जागृत होने के बाद सिर्फ एक बेहद बेकार डी रैंक की एबिलिटी हासिल की थी। अब इस बात पर रोस्ट करना तो एकदम बनता है कि माता पिता दोनों इतने ज्यादा खतरनाक हैं, फिर भी ये लड़का इतना कमजोर कैसे निकल गया। उसकी कल्टीवेशन की रफ्तार सबसे ज्यादा पीछे थी, लेकिन उस लड़के को इस बात से कभी कोई खास फर्क नहीं पड़ा। उसका साफ मानना था कि जीनियस लोग कितनी भी कड़ी मेहनत कर ले, अंत में उन्हें उसके नीचे नौकर बनकर ही अपना काम करना होगा। उसे लगता था कि हेवनली पैलेस सिर्फ उसी का है, पर यह झूठा घमंड हमेशा के लिए टूट गया जब उसकी उम्र 38 साल की हो गई। आसमान से अनगिनत खूंखार विदेशी राक्षसों ने धरती पर एक भयंकर आक्रमण कर दिया। उस खतरनाक हमले के दौरान उसके पिता का बहुत ही बेरहमी से टिकट कट गया। पिता के इस दुनिया से जाने के बाद उसका पूरा परिवार भी बुरी तरह से हमेशा के लिए पैक कर दिया गया। 60 साल की बुजुर्ग उम्र में जाकर वो जादुई सिस्टम आखिरकार पूरी तरह जागृत हो गया। यह सिस्टम भी बिल्कुल किसी पुरानी और धूल खाती हुई सरकारी फाइल की तरह 60 सालों तक अटका हुआ था। लेकिन तब तक वो लड़का इतना ज्यादा बूढ़ा हो चुका था कि उसका शरीर जवाब दे चुका था। फिर एक दुर्लभ अवसर मिलने पर उसने अपनी जिंदगी को बिल्कुल शुरू से दोबारा शुरू करने का एक बहुत बड़ा फैसला लिया। जब उसने आंखें खोली तो वो अपने उसी 18 साल के जवान शरीर में वापस लौट चुका था, और वो सिस्टम भी 60 साल पहले प्रकट हो चुका था। अब सामने अभी भी हुआ जी युए खड़ी थी। ये वही नौकरानी थी जो पिछले जीवन में पूरे 30 सालों तक उसके साथ रही थी, लेकिन उसके बहुत ही बुरे व्यवहार के कारण उसे अंत में वो जगह छोड़कर जाना पड़ा था। बाद में वो लड़की 8वीं स्टेज की एक महान मार्शल लॉर्ड बन गई थी। अपनी उन सभी पुरानी बातों को याद करते हुए उसने अपनी उस वफादार नौकरानी से माफी मांगने का पूरी तरह से तय किया। ऐसा उसने अपनी इंसानियत से बिल्कुल नहीं, बल्कि सिस्टम के एक बेहतरीन मिशन का बहुत शानदार इनाम देखकर किया था। ये इनाम ब्लैक एम्परर के नाम से जाना जाने वाला गॉड लेवल का टैलेंट था। ये लड़का रातों रात कोई महान संत नहीं बन गया था, बल्कि इस तगड़े बफ को देखकर उसका सारा लालच तुरंत जाग उठा था। उसने कभी सपने में नहीं सोचा था कि सामने खड़ी वो साधारण नौकरानी एक दिन 8वें टियर की महान जनरल बनेगी, और उससे माफी मांगने का वो इनाम इतना ज्यादा शक्तिशाली होगा। बिना किसी देरी के उसने तुरंत नौकरानी की तरफ देखकर बहुत ही प्यार से कहा कि उसे हमेशा के लिए माफ कर दिया जाए। उसका व्यवहार काफी ज्यादा खराब रहा है। नौकरानी ने अपनी बहुत ही कोमल आवाज में कहा कि कोई बात नहीं मालिक। लड़के ने तुरंत अपना सिर हिलाया और भावुक होकर कहा कि वो पूरी तरह से गलत था। उसने कभी दूसरों की परवाह नहीं की, इसलिए उसे सुधारने का एक और मौका मिले। नौकरानी ने एक प्यारी मुस्कान दी और कहा कि वो जानती थी कि छोटे मालिक दिल के काफी अच्छे इंसान हैं, बस उनका स्वभाव थोड़ा सा चिड़चिड़ा है। इस अजीब सीन को देखकर यही लगता है कि नौकरानी के पास प्लॉट आर्मर तो बहुत है, लेकिन सच में दिमाग बहुत कम है। जैसे ही उसने उसे माफ किया, लड़के के दिमाग में सिस्टम की एक जोरदार आवाज जोर से गूंजी। सिस्टम ने कहा कि होस्ट ने अपना सारा मिशन पूरा कर लिया है। ब्लैक एम्परर टैलेंट एक अद्भुत शक्ति थी जो एक अजेय शरीर प्रदान करती थी और आध्यात्मिक ऊर्जा को निगलने की अपार क्षमता देती थी। ये टैलेंट दुश्मन के किसी भी अन्य टैलेंट को पूरी तरह से दबाने की खतरनाक ताकत रखता था। शानदार इनाम जुड़ते ही उसकी कल्टीवेशन तुरंत बढ़कर बहुत शक्तिशाली हो गई और वो सीधा अदर वर्ल्ड रेल्म के 8वें स्तर तक पहुंच गया। जबकि वो अपनी अचानक बढ़ी हुई ताकत से पूरी तरह हैरान था, तभी नौकरानी ने पूछा कि छोटे मालिक, क्या हमें घर जाना चाहिए या बाहर रुकना चाहिए। लड़के ने खांसते हुए सोचा कि उसके जैसा शरीफ इंसान ऐसा काम कैसे कर सकता है। उसने कहा, चलो थोड़ी देर और रुकते हैं। नौकरानी का चेहरा शर्म से लाल हो गया। ठीक उसी समय प्राइवेट रूम के दरवाजे को किसी ने हिंसक तरीके से लात मारकर खोल दिया। एक आदमी घमंड भरे चेहरे के साथ अंदर आया। उसने ताना मारते हुए कहा कि लगता है छोटे मालिक मजे कर रहे हैं। कैसा रहेगा अगर वो अपनी नौकरानी की अदला बदली उसकी नौकरानी से कर ले। वो आदमी उसी क्लब के मालिक का छोटा भाई शिव जैंगयांग था। ये विलन वाली घमंडी एंट्री देखकर ही समझ आता है कि अब इसका सिस्टम बहुत जल्दी हैंग होने वाला है। लड़के ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। राजधानी में कम ही लोग उससे ऐसे बात करने की हिम्मत करते थे। साफ था कि उस आदमी को अंदाजा नहीं था कि वो लड़का असल में कौन है। उसने ठंडी मुस्कान के साथ कहा कि क्या उसे पता है कि इस जगह का असली मालिक कौन है। उस लड़की को उसे सौंप दे, वरना वो सुनिश्चित करेगा कि उसकी कल्टीवेशन आगे ना बढ़े। इससे पहले कि वो अपनी बकवास पूरी करता, उसके शरीर को हवा में पीछे की तरफ उड़ा दिया गया और वो जोर से जमीन पर गिरा। वो पूरी तरह से अविश्वास में घूरते हुए बोला कि उसने उसे यहां मारने की हिम्मत कैसे की। लड़के ने उसे बहुत शांति से देखा
और कहा कि वो कोई भी कदम नहीं उठाना चाहता था। उसे बस इस बात की चिंता थी कि कहीं उसकी नौकरानी पहले ही उसे एक जोरदार थप्पड़ न मार दे। थप्पड़ पड़ने से पहले सबसे पहली चीज जो तुम नोटिस करते हो वो लड़की की खुशबू होती है। नौकरानी ने हैरानी से देखा कि छोटे मालिक उसे बचा रहे हैं। एसएसएस लेवल टैलेंट के कारण उसकी समझ आम लोगों से बहुत ज्यादा थी और उसने तुरंत ये महसूस किया कि लड़के की स्पीड काफी तेज हो चुकी है। गुस्से से पागल होते हुए आदमी चिल्लाया कि क्या उसे पता है वो असल में कौन है। लड़के ने कहा कि वो उससे बात करने के लायक नहीं है, लेकिन आज उसकी पेटी बनाई जाएगी। बाहर का शोर सुनकर मेहमान झांकने लगे और बोले कि ये तो दूसरे छोटे मालिक हैं जो बुरी तरह पिट रहे हैं। वो आदमी गुस्से में था क्योंकि उसने महसूस किया कि लड़के का लेवल उससे बहुत कम था। जैसे ही अगला प्रहार हुआ, वो मुश्किल से बचकर पीछे हटा और मुस्कुराने लगा। बचने के तुरंत बाद ही उसने कुटिल मुस्कान के साथ ताना मारते हुए अपनी ताकत का घमंड दिखाया। उसने बड़ी शान से कहा कि किस्मत से उसकी अद्भुत एबिलिटी दूसरों का दिमाग पढ़ने की है। वो सामने वाले की हर चाल की भविष्यवाणी पहले कर सकता है। अब वो ये देखना चाहता है कि वो लड़का इस भारी मुसीबत से कैसे निपटेगा। उस नौजवान लड़के ने अपने दिमाग में लगातार पासवर्ड कॉपी करो सोचना शुरू कर दिया। इस अजीब और बेतुके विचार ने उस घमंडी आदमी के दिमाग को पूरी तरह से भ्रमित कर दिया। इस निंजा तकनीक ने उस आदमी का सिस्टम पूरी तरह हैंग कर दिया। वो लाचार होकर उस लड़के के अगले कदम की भविष्यवाणी करने में पूरी तरह असमर्थ हो गया। इससे पहले कि जू झेंग यांग नाम का वो घमंडी आदमी कुछ समझ पाता या कोई छोटी सी प्रतिक्रिया दे पाता, हवा को चीरते हुए 3 और भयंकर थप्पड़ एक के बाद एक उसके चेहरे पर बहुत ही जोरदार तरीके से आ गिरे। थप्पड़ों की गूंज पूरे कमरे में गूंज उठी और वो दर्द से तड़पते हुए जोर से चिल्लाने लगा कि बस करो, अब रुक जाओ। अब तक न केवल उसका शरीर बुरी तरह से घायल हो चुका था, बल्कि उसकी आत्मा और सारा झूठा घमंड भी ढहने की कगार पर पहुंच चुका था। ठीक उसी नाजुक समय पर बाहर के लंबे गलियारे में एक बहुत ही गुस्से से भरी हुई दहाड़ जोर से गूंज उठी। एक भारी आवाज ने चिल्लाते हुए कहा कि सब लोग वहीं रुक जाओ। ये खौफनाक आवाज सुनते ही वहां जमा हुई भारी भीड़ तुरंत डर के मारे 2 हिस्सों में बंट गई और रास्ता खाली कर दिया। भीड़ के बीच में से एक बेहद ठंडे और सख्त चेहरे वाला ताकतवर आदमी बड़े ही रौब के साथ आगे बढ़ा। ये कोई और नहीं बल्कि उस पिटने वाले जू झेंग यांग का अपना सगा बड़ा भाई जू हाई था। वो अपने छोटे भाई को बचाने के लिए पूरी रफ्तार से दौड़ते हुए वहां पहुंचा था, लेकिन जैसे ही उस बड़े भाई जू हाई की नजरें उस शांत खड़े नौजवान लड़के के चेहरे पर पड़ी, उसके चेहरे के हाव भाव पूरी तरह से बदल गए। उसके मन में भयंकर डर बैठ गया और उसने खुद को कोसते हुए सोचा कि ये तो वही खतरनाक इंसान है। उधर जमीन पर पड़ा हुआ उसका बेवकूफ छोटा भाई तुरंत रोते हुए चिल्लाया कि बड़े भाई कृपया उसे बचा लीजिए। उसने शिकायत की कि उस लड़के ने उसे बहुत बुरी तरह से मारा है और उसकी टांग भी तोड़ दी है। ये सुनकर बड़े भाई जू हाई का चेहरा बुरी तरह फड़कने लगा। इससे पहले कि वो डरा हुआ भाई कोई जवाब दे पाता, उस नौजवान लड़के ने उसे बहुत ही शांत और ठंडी नजरों से देखा। लड़के ने बड़े ही गंभीर स्वर में पूछा कि जू हाई, क्या उसने पहले ही साफ शब्दों में ये नहीं बता दिया था कि किसी को भी उसके प्राइवेट कमरे में घुसने की इजाजत बिल्कुल नहीं है? क्या वो अपने क्लब को ऐसे ही चलाता है? ये कड़क आवाज सुनते ही उस पूरे विशाल गलियारे में शमशान जैसा सन्नाटा छा गया। यहां तक कि वो पिटा हुआ जू झेंग यांग भी पूरी तरह से अविश्वास में जम गया। उसने देखा कि उसका वो हमेशा घमंड में चूर रहने वाला बड़ा भाई अचानक एक जोरदार आवाज के साथ उस नौजवान के सामने अपने घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा। बड़े भाई ने कांपते हुए माफी मांगी और कहा कि उसे माफ कर दें युवा मास्टर, ये पूरी तरह से उसी की गलती थी। ये नजारा देखते ही वहां मौजूद पूरी भीड़ में तुरंत एक भारी खलबली मच गई। लोग आपस में फुसफुसाते हुए कहने लगे कि ये तो बिल्कुल असंभव है। क्या वो सच में युवा मास्टर ये है? अगर ये सच है तो आज हम सबका टिकट कट गया है, क्योंकि ये खुद ये श्याओ गुओ है। केवल तब जाकर उस बेवकूफ जू झेंग यांग को आखिरकार इस खौफनाक सच्चाई का एहसास हुआ कि वो लड़का असल में कौन था। ये समझते ही उसके चेहरे का सारा रंग उड़ गया और वो एकदम पीला पड़ गया। लड़के ने कड़क आवाज में घुटने टेकने का आदेश दिया। उस भयानक आवाज को सुनते ही वो आदमी थर-थर कांपते हुए तुरंत फर्श पर गिर पड़ा। लड़के ने बड़े भाई की तरफ एक तीखी नजर डाली और पूछा कि क्या उसे पता है कि उसने भाई को क्यों मारा? बड़े भाई ने डर से अपना सिर नीचे झुका लिया। वो जानता था कि छोटे भाई ने लड़के के मनोरंजन में बाधा डालकर भारी अपमान किया था। लड़के ने व्यंग किया कि वो दूसरों को डराने वालों को बर्दाश्त नहीं करता है। इस दोगलेपन पर हंसी आती है क्योंकि ये खुद अपनी नौकरानी पर अत्याचार करता था। जू हाई पसीने से भीग गया। उसने भद्दी मुस्कान के साथ लालच देते हुए कहा कि वो उसे मुफ्त वीआईपी ब्लैक कार्ड देगा। उसे लगा कि वो पुराना लापरवाह मास्टर है जिसे लालच से मनाया जा सकता है। लड़के ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा कि क्या एक कार्ड उसे वापस भेजने के लिए काफी है? उसने कड़कती आवाज में धमकी दी कि वो इस शानदार क्लब को सार्वजनिक शौचालय में बदल देगा। जू हाई डर गया। क्लब और परिवार को बचाने के लिए उसने अचानक अपने भाई के डेंटियन पर जोरदार प्रहार किया और उसकी कल्टीवेशन हमेशा के लिए नष्ट कर दी। फिर वो खुद को थप्पड़ मारने लगा।
लड़के ने उसे नजरअंदाज किया और अपनी नौकरानी हुआ जीवी के साथ शानदार सुपर कार में बैठकर वहां से निकल गया। कार में नौकरानी ने कहा कि मास्टर, आपकी ताकत बदल गई है। लड़के ने कहा कि बस मेरे कंधों की मालिश करो। आधे घंटे बाद वे ये परिवार की हवेली पहुंचे। अंदर से पिता ये युवान तियान की दहाड़ आई कि वो उस नालायक बेटे की दोनों टांगें तोड़ देंगे। ये भयानक आवाज सुनकर लड़का रुक गया। तभी उसके सामने सिस्टम का नया मिशन चमकने लगा। मिशन पिता का भरोसा हासिल करना था, जिसका इनाम रहस्यमयी कल्टीवेशन तकनीक और डार्क सन नाम की अद्भुत शक्ति थी। हवेली का गुस्सा सुनकर लड़का शांत हो गया। उसने गहरी सांस ली और मन ही मन बुदबुदाते हुए कहा कि ऐसा होना बिल्कुल भी संभव नहीं है। हवेली की अराजकता और पिता के चिल्लाने की आवाज सुनकर लड़का शांत हो गया। क्या उसके पिता का गुस्सा अभी तक शांत नहीं हुआ है? बगल में खड़ी नौकरानी हुआजी युए के चेहरे पर गहरी चिंता नजर आ रही थी। उसने डरे हुए स्वर में कहा कि छोटे मास्टर, ऐसा लगता है कि परिवार के मुखिया बहुत ज्यादा क्रोध में है। क्या हमें पहले उनसे बचना नहीं चाहिए? लड़के ने तुरंत सिर हिलाते हुए इंकार कर दिया। उसने कहा कि उनके गुस्से से बिल्कुल नहीं बचना है, क्योंकि ये तो मिशन पूरा करने का शानदार मौका है। ये कहकर वो चौड़ में विशाल हवेली के अंदर पूरे रौब से चलने लगा। उसकी इस हरकत को देखकर नौकरानी उसे अविश्वास से घूरती रह गई। वो जिस पुराने डरपोक मास्टर को जानती थी, वो सबसे ज्यादा अपने पिता से ही डरता था। मुख्य हॉल के अंदर ये युवान तियान भयानक चेहरे के साथ बीचों बीच खड़े थे। जैसे ही उनकी नजरें उस लड़के पर पड़ीं, उनका गुस्सा ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ा। उन्होंने जोर से चिल्लाते हुए कहा कि ओ विद्रोही, नालायक लड़के, क्या तुझे आखिरकार याद आ गया कि घर कैसे लौटते हैं? तू पिछले 2 दिनों से बाहर क्या गुल खिला रहा था? वो आदमी सच में अपने गुस्से से फटने वाला था। यहाँ रोस्ट करना बनता है क्योंकि वो मार्शल गॉड है और बेटा महानालायक है। लड़के ने सीधे शब्दों में जवाब दिया कि वो बाहर कल्टीवेशन करने गया था। पिता ने बात बीच में काटते हुए कहा कि तू बाहर जाकर फिर कोई नई मुसीबत खड़ी करके आ गया होगा। लेकिन फिर अचानक ये युवान तियान अपनी बात के बीच में रुक गए और जम गए। उन्होंने हैरान होकर पूछा कि रुको, तूने अभी क्या कहा? उनके चेहरे के हावभाव बहुत अजीब हो गए। उन्होंने अविश्वास से पूछा कि कल्टीवेशन? ये भारी शब्द सुनकर उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई विदेशी भाषा का शब्द सुन लिया हो। उन्होंने शक भरी नजरों से घूरते हुए कहा कि तू किसे बेवकूफ बना रहा है? वो शायद यकीन कर लें कि सूरज गिर गया, लेकिन इस पर कभी यकीन नहीं करेंगे कि वो कल्टीवेशन कर सकता है। लड़के ने गंभीरता से कहा कि पिताजी, उसने सच में बहुत कड़ी कल्टीवेशन की है। ये सुनकर ये युवान तियान को तुरंत भयंकर गुस्सा आ गया। उन्होंने डांटते हुए कहा कि अपनी बकवास तुरंत बंद करो। क्या तुझे अंदाजा है कि कितने लोगों ने तेरे खिलाफ शिकायत की है कि तू मासूमों को धमकाता है और उनकी टांगें तोड़ता है? लड़के ने तुरंत भौहें सिकोड़ लीं। उसने पूछा कि आखिर ये अफवाहें कौन फैला रहा है? उसे उन लोगों को खोजने दे, फिर वो उनकी भी टांगें तोड़ देगा। एनीमे के इस बेतुके और बेवकूफ़ी भरे क्रिंज डायलॉग को सुनकर तो किसी का भी दिमाग घूम जाए और पूरा सिस्टम बुरी तरह से हैंग हो जाए। लड़का ये साबित करने के लिए कि वो टांगें नहीं तोड़ता, शिकायत करने वालों की ही टांगें तोड़ने की बात कर रहा है। ये तगड़ा प्लॉट आर्मर ही है। ये युवान तियान के सिर के ऊपर एक बड़ा सवालिया निशान चमकने लगा था। पिता के ज्यादा डांटने से पहले लड़के ने अचानक बिना रुके अपनी कल्टीवेशन की शक्ति बाहर निकाल दी। 8वें लेवल और पहले रैंक के कल्टीवेटर की भयानक आभा पल में पूरे हॉल में गूंज उठी। जैसे ये युवान तियान ने ऊर्जा को महसूस किया तो उनके चेहरे पर खुशी नहीं थी, बल्कि आंखें तेजी से सिकुड़ गईं और वो झटके से खड़े हो गए। उन्होंने सदमे में पूछा कि क्या तूने पूर्वजों की कब्रों को नष्ट करके शक्तियां चुरा ली हैं? ये सुनकर लड़का भी पूरी तरह जम गया और उसके सिर के ऊपर भी सवालिया निशान चमकने लगा। ये कैसा अजीब पिता है जिसे अपने ही सगे बेटे पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। बेटे ने शक्ति दिखाई तो लगा कि कब्र खोद कर आ गया है। ठीक उसी समय लड़के के दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंजी कि मिशन पूरा हो चुका है। ये परिवार के विशाल हॉल में अब वे दोनों खामोश होकर एक दूसरे को घूर रहे थे। ये युवान तियान ने धीरे से एक लंबी सांस ली। इसके बाद उनकी दिव्य इंद्री ने पुश्तैनी कब्रिस्तान की दिशा में तेजी से स्कैन किया। जब उन्होंने पुष्टि कर ली कि वहां कुछ भी बुरा नहीं हुआ है, तब जाकर उन्हें राहत मिली। उन्होंने अविश्वास के साथ पूछा कि क्या वो सच में कल्टीवेशन करने गया था? केवल 2 ही दिनों में ताकत में भारी वृद्धि आखिर कैसे हो सकती है? लड़के ने बेशर्मी से जवाब दिया कि वो सच में 2 दिनों से कल्टीवेशन कर रहा था। अजीब तर्क के अनुसार क्लब में मसाज करवाना और लड़कियों के साथ गाना भी एकांत कल्टीवेशन है। ये कहते ही लड़के को एहसास हुआ कि उसके पिता को सटीक जानकारी थी कि वो ठीक किस जगह था। उस घटिया जगह पर कल्टीवेशन का दावा करना लड़के को भी बेतुका लगा। उसने अपनी नई गॉड लेवल तकनीक पर नजर डाली। ये तकनीक ऊर्जा का इस्तेमाल करके गहरे घाव को ठीक करने और डार्क लपटों से सब जलाने की क्षमता रखती थी। इसमें महारत हासिल करने पर वो सूरज की गति को भी प्रभावित कर सकता था। ये सच में एक दिव्य तकनीक कहलाने की हकदार थी। शुरुआत में पिता से जुड़ा मिशन मुश्किल लग रहा था, लेकिन अब चीजें आसान हो चुकी थीं। इस बीच ये युवान तियान का चेहरा शक से भरा था। वो लड़के के टैलेंट को जानते थे। सम्राट के स्तर का टैलेंट भी 2 दिनों में 8वें लेवल तक नहीं पहुंच सकता। उन्होंने सख्ती से पूछा कि क्या तूने ताकत बढ़ाने के लिए निषिद्ध गोली का इस्तेमाल किया है? ऐसी गोलियां बुनियादी नींव हमेशा के लिए नष्ट कर देती हैं। लड़के ने बचाव करते हुए कहा कि क्या वो सच में बेकार इंसान दिखता है? खुद के पिछले कांडों पर पर्दा डालना बहुत मुश्किल काम था। अंत में हार मानकर लड़के ने झूठ बोला कि उसका टैलेंट विकसित हो गया है। ये सुनते ही पिता ये युवान तियान ने हाथ लड़के के कंधे पर रखा। ऊर्जा महसूस करते ही उनके चेहरे पर एक शुद्ध सदमा था। टैलेंट का विकसित होना संभव था, लेकिन ये चींटी का ड्रैगन में बदलने जैसा था।
लड़के ने कहा कि अगर यकीन नहीं तो सामने कल्टीवेशन कर सकता हूं। ये युवान तियान ने लंबी सांस ली और उनका भाव जटिल हो गया। उन्होंने पहली बार उसे जीनियस की नजरों से देखा। चुटकी बजाते ही अंतरिक्ष मुड़ गया, पलक झपकते ही दोनों कल्टीवेशन कक्ष में थे। ऊर्जा इतनी घनी थी कि तरल जैसी दिख रही थी। बाहर के 100 साल इसकी बराबरी नहीं कर सकते। उसे बस एक और दायरा पार करना था। असल में पिता के हैरान हाव भावों को देखकर साफ पता चल रहा था कि वो बेटे पर पहले ही विश्वास कर चुके थे, लेकिन कड़क पिता होने के नाते वो उस घटना को अपनी आंखों के सामने घटित होते हुए देखना चाहते थे। लड़के ने बिना कोई फालतू का शब्द कहे अपने पैरों को मोड़कर जमीन पर बैठने का फैसला किया। उसने आंखें बंद की और अपने शरीर के अंदर रहस्यमयी काले धधकते हुए सन युवान को तेजी से घुमाना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने अपनी वो शक्ति शुरू की, एक ही पल में उसके शरीर से भयानक काली लपटें एक ज्वालामुखी की तरह बाहर की तरफ फूट पड़ी। ये नजारा ऐसा लग रहा था जैसे कोई खूंखार राक्षसी ड्रैगन गहरी खाई से जागा हो। उन भयानक काली लपटों ने पूरे विशाल कल्टीवेशन कमरे को एक सेकंड में घने अंधेरे में निगल लिया। ये देखकर खुद महान ये युआन टियान भी स्पष्ट रूप से बहुत ज्यादा सदमे में आ गए थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में इससे पहले कभी भी इस तरह की अजीब लपटें बिल्कुल नहीं देखी थी। वो काली आग भूखे जानवर की तरह पूरे कमरे में तेजी से रेंग रही थी। वो आग कमरे में मौजूद बेशकीमती आध्यात्मिक ऊर्जा को पागलों की तरह भयानक तरीके से निगलने लगी थी। ये उसे खाकर उसे एक अंतहीन शक्ति के भयंकर तूफान में बदल रही थी, और फिर वो सारी ऊर्जा वापस लड़के के शरीर के अंदर भयानक सुनामी की तरह तेजी से प्रवेश कर रही थी। इसके ठीक बाद लड़के की कल्टीवेशन का स्तर बेतुकी गति से ऊपर उठना शुरू हो गया। देखते ही देखते वो पहले रैंक के 9वें लेवल को पार कर गया। फिर वो एक ही पल में पहले रैंक के चरम पीक पर पहुंच गया। ये देखकर ये युआन टियान पूरी तरह स्तब्ध रह गए थे। अब यहां पर हम इस घटिया और ओवरपावर्ड लॉजिक को थोड़ा रोस्ट करें तो साफ समझ आता है कि लेखक ने इस लड़के को कुछ ज्यादा ही भयंकर प्लॉट आर्मर दे दिया है। मतलब जो दायरा पार करने में लोगों की पूरी जिंदगी निकल जाती है, उसे ये लड़का सिर्फ कुछ सेकंड में ऐसे पार कर रहा है जैसे कोई आसान सा गेम पार कर रहा हो। अभी केवल कुछ ही सेकंड का समय बीता था, लेकिन उस लड़के का दायरा बढ़ना बिल्कुल नहीं रुका था। वो दूसरे रैंक के पहले लेवल पर गया, फिर दूसरे लेवल, और अंत में दूसरे रैंक के तीसरे लेवल पर जाकर रुका। लड़के की शक्ति जब पूरी तरह बढ़ना रुक गई, केवल तभी उस पूरे कमरे में एक बार फिर से खौफनाक सन्नाटा छा गया। ये जुआन टियान लंबे समय तक उस लड़के को बिना पलक झपकाए अविश्वास के साथ घूरते रह गए। उनके चेहरे के भाव बहुत ज्यादा अजीब होते जा रहे थे। किसी के गले से ये बात नीचे नहीं उतर सकती थी कि उनका सगा बेटा क्लब में गायब होकर महान जीनियस बन गया। कोई भी साधारण इंसान अगर ये सब अपनी आंखों से देखता तो वो पक्का यही सोचता कि लड़के के शरीर पर शक्तिशाली आत्मा का कब्जा हो गया है। अचानक पिता ने खामोशी को तोड़ते हुए एक तेज ताली बजाई। ताली की तेज आवाज गूंजते ही 3 काले कपड़े पहने हुए खतरनाक लोग कमरे के अंदर बिल्कुल भूतों की तरह प्रकट हो गए। वे तीनों परिवार के तीसरे रैंक के बेहद ताकतवर विशेषज्ञ थे। जैसे ही उन तीनों गार्ड्स ने लड़के को देखा तो उनकी आंखों में स्पष्ट और गहरी नफरत की झलक दिखाई दी। ये नफरत सूक्ष्म थी, लेकिन लड़के ने तुरंत उनकी सोच को अच्छी तरह पकड़ लिया था। आखिर ये परिवार के अंदर लड़के की प्रतिष्ठा हमेशा से बहुत ज्यादा खराब रही थी। सभी उसे एक नालायक ही मानते थे। ठीक उसी समय लड़के के सामने जादुई सिस्टम की एक चमकती स्क्रीन प्रकट हो गई। उस पर लिखा था कि उसका सामना अपने ही परिवार के पूर्व वफादार रक्षकों से हुआ है। भविष्य में वे तीनों गार्ड्स 8वें टियर के बहुत ज्यादा खूंखार और ताकतवर पावर हाउस बनने वाले हैं, लेकिन वर्तमान समय में वे सभी उस लड़के के लिए अपना सारा सम्मान खो चुके हैं। अब लड़के के सामने नया मिशन था कि उसे किसी भी कीमत पर उन गार्ड्स का खोया हुआ सम्मान वापस हासिल करना है। हैरान करने वाली बात यह थी कि इस मिशन का शानदार इनाम एक बार फिर से कमाल का गॉड लेवल का टैलेंट था, जिसे थंडर गॉड या बिजली का देवता कहा जाता था। ये बेहतरीन इनाम देखकर लड़के की आंखों में एक बहुत तेज सुनहरी चमक दौड़ गई। उसने मन ही मन सोचा कि ये कमाल की बात है कि उसे इतनी आसानी से एक और महान बफ मिलने वाला है। उसी समय ये युआन टियान ने तीनों रक्षकों की तरफ देखा और शांत स्वर में आदेश देते हुए कहा कि वो लड़के की ताकत का कड़ा परीक्षण करें। ये तीनों गार्ड्स कोई आम और साधारण कल्टीवेटर बिल्कुल नहीं थे। उनमें से हर एक अपने आप में बहुत बड़ा जीनियस था, जो अपने रैंक से ऊंचे दुश्मनों से आसानी से लड़ सकता था। अगर वे तीनों एक साथ मिलकर लड़े तो वे किसी तीसरे रैंक के अंतिम चरण वाले विशेषज्ञ का भी डट कर सामना कर सकते थे। पिता स्पष्ट रूप से उसकी असली सीमा को देखना चाहते थे। उन तीनों गार्ड्स ने तुरंत एक दूसरे की तरफ देखा। इस बेकार मास्टर को सबक सिखाने के शानदार अवसर बहुत कम मिलते थे। उनमें से एक प्रमुख गार्ड थोड़ा सा आगे बढ़ा और उसने दिखावटी सम्मान के साथ कहा कि युवा मास्टर कृपया उन्हें अपनी भारी गुस्ताखी के लिए माफ कर दें। हालांकि उसकी कड़क आवाज सुनने में सम्मानजनक लग रही थी, लेकिन उसकी आंखों के पीछे छिपा हुआ असली घमंड बहुत ज्यादा स्पष्ट था। हर कोई यही मानता था कि वो लड़का बहुत ही कमजोर है। वे सब बस ये देखना चाहते थे कि वो लड़का आखिर उनके खतरनाक हमलों के सामने आखिर कितनी देर जिंदा बच सकता है। लड़के ने शांति से उन तीनों की तरफ देखा और व्यंग करते हुए पूछा कि क्या वे तीनों अभी भी उसकी इस नई और खौफनाक ताकत को लेकर आश्वस्त नहीं है। चेतावनी सुनकर वे तीनों गार्ड्स एक पल के लिए पूरी तरह जम गए। इससे पहले कि वे कोई प्रतिक्रिया दे पाते, लड़के के शरीर से ब्लैक एम्परर की भयानक आभा ज्वालामुखी की तरह बाहर फूटी। लड़के के पैरों के नीचे मौजूद मजबूत जमीन धमाके के साथ फट गई। लड़का एक झटके में गायब हो गया। जब तक प्रमुख गार्ड कुछ समझ पाता, लड़के का हाथ उसके गले पर कस चुका था। बाकी दोनों गार्ड्स उसे बचाने दौड़े, लेकिन ब्लैक एम्परर के शाही दबाव ने उन्हें पहाड़ की तरह कुचल दिया। उनका सिस्टम हैंग कर दिया गया। वे दोनों घुटनों के बल गिर पड़े।
लड़के ने जोरदार घूसा मारा और वो घमंडी गार्ड दीवार से टकराकर बेहोश हो गया। ये युआन टियान अविश्वास से ये सब देख रहे थे। 3 रक्षक जो कि कल्टीवेशन में समान स्तर के थे, उन्हें उस लड़के ने पलक झपकते ही पूरी तरह दबा दिया था। जमीन पर गिरे हुए उन रक्षकों की आंखों में हैरानी और डर का मिश्रण था। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि जिसे वो कल तक नालायक समझते थे, वो इतना ज्यादा ताकतवर कैसे बन गया। तभी लड़के के दिमाग में उस जादुई सिस्टम की आवाज गूंजी और उसे मिशन पूरा होने का नोटिफिकेशन मिल गया। इनाम में उसे हेवनली थंडर गॉड जैसा शक्तिशाली गॉड लेवल टैलेंट मिला था। 10,000 बिजलियों का स्वामी बनने की क्षमता अब उसके पास थी और जहां भी उसकी बिजली गिरती सब कुछ राख में बदल जाता था। ये इनाम देखकर तो खुद लड़का भी दंग रह गया, क्योंकि इतनी आसानी से दूसरा गॉड लेवल टैलेंट मिलना किसी चमत्कार से कम नहीं था। ठीक तभी ये युआन त्यान ने उसे करीब बुलाया और फिर से उसके टैलेंट की जांच करने की बात कही। जब पिता ने अपना हाथ उसके कंधे पर रखा तो एक भारी आध्यात्मिक ऊर्जा की लहर उसके शरीर के अंदर नसों की जांच करने के लिए दौड़ गई। जितनी गहराई से पिता जांच कर रहे थे, उतने ही ज्यादा वो हैरान होते जा रहे थे। लड़के की नसें किसी काले लोहे से बने ड्रैगन के तंतुओं की तरह बेहद मजबूत और सख्त हो चुकी थीं। अचानक लड़के के शरीर से एक भयंकर शाही दबाव फूटा, जिसने पिता की आध्यात्मिक इंद्री को पीछे ढकेल दिया। ये युआन त्यान ने तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लिया और उनकी आंखों में एक सुनहरी चमक दौड़ गई। अगले ही पल वे जोर जोर से हंसने लगे और बोले कि स्वर्गीय परिवार पर मेहरबान है और आखिरकार उनका परिवार एक असली ड्रैगन को जन्म देने वाला है। खुद ये युआन त्यान जैसा अनुभवी इंसान भी अपनी खुशी छिपा नहीं पा रहा था। ये टैलेंट तो उस लड़की के एसएसएस लेवल टैलेंट से भी ज्यादा खतरनाक लग रहा था, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहे थे कि उनका बेटा जो कल तक सिर्फ मौज मस्ती करता था, वो रातों रात इतना कैसे बदल गया। ऐसा लग रहा था जैसे लड़के ने महान ताओ को पूरी तरह से समझ लिया हो। कुछ देर बाद पिता का चेहरा गंभीर हो गया और उन्होंने याद दिलाया कि उसे काफी समय से स्कूल नहीं भेजा गया है। चूंकि अब टैलेंट विकसित हो गया था तो उसे वापस पढ़ाई के लिए जाना चाहिए। ये सुनकर पुरानी बातें ताज़ा हो गईं, जब टैलेंट के नाम पर सिर्फ शर्मिंदगी हाथ लगी थी और पढ़ाई छोड़कर वो सिर्फ आवारागर्दी में समय बर्बाद करता था। ये युआन त्यान ने आदेश दिया कि वो उसे कैपिटल नंबर 1 हाई स्कूल भेजेंगे, जहां के प्रिंसिपल उनके पुराने दोस्त हैं। उन्होंने नसीहत दी कि वहां जाकर ठीक से ट्रेनिंग करे और मौज मस्ती छोड़ दे, क्योंकि वो अभी भी ये परिवार का युवा मास्टर है। लड़के ने बिना किसी आनाकानी के तुरंत हाँ कह दिया। पिता को उसके इस बर्ताव पर बहुत आश्चर्य हुआ। उन्हें लगा था कि उन्हें उसे मनाने में घंटों लगेंगे। उन्हें लग रहा था कि शायद लड़का इस बार सच में सुधर गया है। लड़के के लिए तो जीनियस से भरे स्कूल का मतलब ही नए सिस्टम मिशन थे, जो उसके सफर को और दिलचस्प बना सकते थे। उसके जाने के बाद पिता के चेहरे की हंसी धीरे धीरे गायब हो गई। हॉल में अंधेरे से एक आकृति उभरी, जो ये परिवार के गुप्त रक्षकों का कमांडर कॉन्ग फेंग था, जिसने वर्षों से उसकी रखवाली की थी। कॉन्ग फेंग ने बेबसी से सिर हिलाया कि बेटे की रक्षा करना आसान काम नहीं था। फिर भी उसने शांति से कहा कि मास्टर चाहे कुछ भी करे, उसकी वफादारी ये परिवार के प्रति कभी नहीं बदलेगी। कॉन्ग फेंग तो छाया की तरह था, जिसने हर मुश्किल में उसे बचाया था। पिता की आंखों में उलझन थी, पर उन्हें लगा कि बेटा अब वाकई बदल चुका है और वो किसी दिन आसमान की ऊंचाइयों को छुएगा। उन्होंने चुपके से आदेश दिया कि फीनिक्स ब्लड हार्ट ढूंढ कर लाओ, ताकि वो अपने बेटे का शरीर एक दिव्य फिजिक के रूप में बदल सकें, जो 1000 पीढ़ियों तक चले। उनका सपना था कि बेटा मार्शल गॉड बने। पिता अपनी उम्मीदों में खोए थे और लड़का अपनी मंजिल यानी कैपिटल नंबर 1 हाई स्कूल के रास्ते पर था। साम्राज्य के 4 महान परिवारों में ये परिवार सबसे ऊपर था। बाकी 3 परिवारों में बाई परिवार, गाओ परिवार और हुआई परिवार शामिल थे। इन चारों में सिर्फ बाई परिवार की बेटी और ये परिवार का बेटा ही इकलौती संतान थी। फर्क बस इतना था कि वो लड़का सबसे बड़ा कचरा माना जाता था और वो लड़की अपने टैलेंट के लिए मशहूर थी। स्कूल के गेट पर पहुंचते ही चारों तरफ शोर मच गया। भीड़ की नजर एक लड़की पर थी, जिसकी सुंदरता किसी देवी जैसी थी और लोग उसकी तारीफों के पुल बांध रहे थे। वो लड़की भीड़ के बीच में खड़ी थी, जिसके बाल झरने की तरह बह रहे थे। लड़का जैसे ही आगे बढ़ा, छात्रों ने कानाफूसी शुरू कर दी कि ये लड़का क्या करना चाहता है। उसे लग रहा था कि लड़का उस लड़की को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है, पर उसका कल्टीवेशन लेवल तो बहुत मामूली सा था। इससे पहले कि सब तमाशा देखने के लिए रुकते, लड़की दौड़कर सीधे लड़के की बाहों में समा गई। उसने लाड़ जताते हुए पूछा कि वो उसका इंतजार क्यों नहीं कर रहा था। पूरा इलाका सन्नाटे में डूब गया। वो लड़की और कोई नहीं बल्कि हुआ जी युए थी। उसने ये परिवार के मुखिया से इजाजत ली थी कि वो भी उसी स्कूल में पढ़ेगी। छात्र पूरी तरह दंग थे और सबकी नजरों में ईर्ष्या साफ दिख रही थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि इतनी खूबसूरत लड़की इस लड़के पर फिदा क्यों है। लड़के ने कहा कि चलो पहले रिपोर्ट कर लेते हैं। हुआ जी युए ने बिना किसी सवाल के हाँ कर दी, पर जैसे ही वो लोग अंदर जाने लगे, एक आदमी सामने आकर खड़ा हो गया। उसने लालची नजरों से हुआ जी युए को देखा और फिर उन्हें नीची नजर से देखते हुए पूछा कि वो लोग कौन है। वो कड़कती आवाज में बोला कि ये शाही राजधानी है और बाहरी कचरे को अंदर आने की इजाजत नहीं है। वो बहुत ही ठंडी और नफरत भरी नजरों से उनके कपड़ों को घूरने लगा। उसने कहा कि उनके कपड़ों की हालत देखकर साफ लग रहा है कि वे किसी 3rd रेट अकेडमी के छात्र हैं, जो चुपके से अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। आसपास के सभी छात्र तुरंत उनकी तरफ ध्यान देने लगे।
कुछ लोग तो वहीं रुक गए थे क्योंकि उन्हें एक अच्छा तमाशा देखने की उम्मीद थी। हर कोई ये अच्छी तरह जानता था कि ये अनुशासनात्मक समिति का सदस्य लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी करने का बहुत ही ज्यादा शौकीन है। हुआ जी यूए ने अपनी आंखें सिकोड़ी और जैसे ही वो कुछ बोलने वाली थी, उस आदमी ने उसे फिर से बीच में ही टोक दिया। उसने बदतमीजी से कहा कि वो उनसे बात कर रहा है और अगर वे चुपके से अंदर घुसे हैं तो जल्दी से अपनी स्टूडेंट आईडी दिखाएं। लड़के ने बहुत ही शांति से जवाब दिया कि उसके पास कोई आईडी नहीं है। उस आदमी ने चिल्लाते हुए कहा कि अगर आईडी नहीं है तो तुरंत यहां से बाहर निकल जाएं और बाकी लोगों का कीमती समय बिल्कुल बर्बाद न करें। इससे पहले कि वो अपनी बकवास पूरी कर पाता, लड़के ने बिना किसी देरी के उसके चेहरे पर एक बहुत ही जोरदार थप्पड़ जड़ दिया और उसे हवा में उड़ाकर दूर फेंक दिया। ठीक उसी पल में लड़के को एक बहुत बड़ी बात साफ समझ आ गई। जो लोग आपको कुचलने की ताक में रहते हैं उनसे तर्क करना पूरी तरह से अर्थहीन है। जब स्थिति ऐसी ही है तो क्यों ना खुद एक प्रॉपर विलन का रोल निभाया जाए। वो आदमी गुस्से में तिलमिलाता हुआ उठा और चिल्लाया कि क्या उसे पता है कि उसने किसे मारने की हिम्मत की है? क्या उसे पता है कि वो असल में कौन है? लड़के ने उसकी चिल्लाहट को पूरी तरह से नजरअंदाज किया और अपना फोन निकालकर उसे दे दिया। उसने कहा कि इस पर जवाब दे। उस आदमी ने व्यंग करते हुए कहा कि क्या वो फोन कॉल करके उसे डराने की कोशिश कर रहा है? उसे क्या लगा कि वो वाइस प्रिंसिपल को जानता है? लड़के ने बहुत ही शांत भाव से फोन उसकी तरफ बढ़ाया और कहा कि उसे जवाब देना चाहिए। उस आदमी का चेहरा एक पल के लिए पूरी तरह से अकड़ गया और फिर अनजाने में उसने फोन ले लिया। दूसरी तरफ से जैसे ही एक गंभीर आवाज आई, उस आदमी का चेहरा डर के मारे एकदम पीला पड़ गया। उसने कांपते हुए कहा कि जी वाइस प्रिंसिपल, वो समझ गया है और वो अभी तुरंत इसे संभाल लेगा। लड़के के प्रति उसकी नजरें तुरंत तिरस्कार से बदलकर डर में बदल गईं। जाहिर है कि उसे लड़के की असली पहचान का पता चल गया था। उसने कांपते हाथों से फोन वापस किया। लड़के ने फोन लेकर कहा कि हेलो वाइस प्रिंसिपल। दूसरी तरफ से एक बहुत ही खुशनुमा आवाज आई। प्रिंसिपल अभी बाहर गए हुए हैं, लेकिन ये परिवार ने उन्हें पहले ही उनके आगमन के बारे में बता दिया था। लड़के को वहां रुकने के लिए कहा गया और वाइस प्रिंसिपल खुद आने वाले थे। वाइस प्रिंसिपल खुद भी ये नहीं समझ पा रहे थे कि उसके पिता ने उसे यहां भेजने का फैसला अचानक क्यों लिया। उसके पुराने अर्थ लेवल के टैलेंट के साथ कल्टीवेशन करना पूरी तरह से अर्थहीन था, लेकिन ये परिवार के फैसले पर सवाल उठाना उनके वश में नहीं था। फोन रखने के बाद वो सदस्य बहुत ज्यादा पसीने में भीग गया था। वो माफी मांगते हुए कह रहा था कि वो अंधा था और उसे पहचान नहीं पाया। लड़के ने उसे शांति से देखा और एक और थप्पड़ जड़ दिया। आसपास के छात्र पूरी तरह से हैरान थे। लड़के ने उन सबकी प्रतिक्रियाओं को नजरअंदाज किया और स्कूल गेट की तरफ चल पड़ा। उसने कहा कि चलो, उसे देखना है कि इस शाही राजधानी के नंबर 1 हाई स्कूल में क्या खास है। हुआ जी यूए कोमल मुस्कान के साथ उसके पीछे चलने लगी। अकेडमी में चलते हुए लड़के ने कैजुअल अंदाज में कहा कि राजधानी के स्कूल मूल रूप से एक जैसे ही होते हैं। यहाँ के ज्यादातर छात्र शक्तिशाली परिवारों से आते हैं, इसलिए उनमें से बहुत से लोग लोगों को धमकाने के आदी हैं। फिर उसने हल्का सिर हिलाया। उसने कहा कि उसे सबसे ज्यादा वे लोग नापसंद हैं जो अपनी पृष्ठभूमि का उपयोग दूसरों को दबाने के लिए करते हैं। हुआ जी यूए ने अजीब नजरों से देखा। उसने पूछा कि क्या मास्टर खुद उन लोगों में से नहीं है? लड़के ने हल्के से खांसकर बात बदल दी। ठीक उसी समय पास से ही हंसी की गूंज सुनाई दी। किसी ने ताना मारा कि उस जैसे साधारण इंसान को यहां पढ़ने का कोई हक नहीं है। पास ही 2 छात्र एक काली बालों वाली लड़की को रोके हुए थे। उसका चेहरा पीला था और शरीर पर स्पष्ट घाव थे, फिर भी उसकी आंखों में डर का नामो निशान तक नहीं था। उसे साफ देखते ही लड़के के चेहरे के भाव पूरी तरह से जम गए। इतने सालों बाद वो उसे दोबारा देख रहा था। अपने पिछले जीवन में उसने इस व्यक्ति को कम आंका था। बाद में पता चला कि वो वास्तव में एक महिला थी। जब तक उसे सच्चाई का पता चला, वो पहले ही 9वीं स्तर की मार्शल गॉड बन चुकी थी, बुरी तरह से घायल और दुश्मनों से घिरी हुई थी। ठीक तभी उसकी आंखों के सामने सिस्टम का नोटिफिकेशन दिखाई दिया। मिशन जारी हुआ कि फांग निंगबिंग की मदद करनी है। इनाम के रूप में परसिवरेंस डिवीजन मिलने वाला था। टेक्स्ट देखते ही वो पूरी तरह से रुक गया। वो बुली होने वाली लड़की वास्तव में भविष्य की महारानी थी। वही फांग निंगबिंग अपने हाथों को अविश्वास से देख रही थी। उसे खुशी का एहसास हुआ। अपने पिछले जीवन में वो एक बेजोड़ महारानी थी जिसने एक युग पर राज किया था, लेकिन अंत में स्वर्गीय परीक्षा के नीचे मर गई थी। मरने से पहले उसने एक स्पेस टाइम खजाना एक्टिवेट किया और जब उसने दोबारा आंखें खोली तो उसने पाया कि वो उसी नाम की एक साधारण लड़की के शरीर पर कब्जा कर चुकी है। अप्रत्याशित रूप से ये वास्तव में काम कर गया। इसी बीच सुशुनकी ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि उसे मछली की तरह चुपचाप रहना चाहिए। फांग निंगबिंग को तुरंत स्थिति समझ आ गई। उसके सामने खड़े 2 लोग सुशुनकी और श्याओ चैन वही थे जो लगातार उसे निशाना बनाते थे। कारण बहुत ही ज्यादा हास्यास्पद था। पिछले महीने उसने गलती से सुशुनकी की पाठ्यपुस्तक गिरा दी थी और तब से उन्होंने बार बार उसे घेर कर परेशान किया था। दोस्तों, इस महीने ये चौथी बार था जब वे उसे परेशान कर रहे थे। फांग निंगबिंग धीरे धीरे आगे बढ़ी और उसके शरीर से अचानक एक भारी दबाव फैल गया। उसने ठंडी आवाज में कहा कि तुम ठीक कह रहे हो, वो मछली तो जरूर बनना चाहती है। उसकी आंखों में एक अजीब सी ठंडक उतर आई। उसने कहा कि वो ऐसी मछली बनना चाहती है जो धारा के विपरीत तैर सके। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, उसने तेजी से सुशुनकी की कलाई पकड़ ली। देखते ही देखते वहां एक चीख गूंज उठी जैसे किसी जानवर का टिकट कट गया हो। आसपास के सभी छात्र एक झटके में पूरी तरह दंग रह गए।
किसी को भी ये बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि फांग निंगबिंग वास्तव में पलटवार करेगी। शियाओ चेन तुरंत आगे बढ़ा, लेकिन फांग निंगबिंग ने तेजी से उसे चकमा दे दिया। वो महसूस कर सकती थी कि उसकी कल्टीवेशन दूसरे रैंक के चरम पर थी, जबकि उसका वर्तमान शरीर सिर्फ दूसरे रैंक के 5वें लेवल पर ही था। सीधे उससे लड़ना अब भी बहुत मुश्किल काम था। सू शुनकी ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा कि भाई शियाओ, उसे एक अच्छा सबक सिखाओ। जैसे ही शियाओ चेन दोबारा हमला करने वाला था, अचानक बीच में कदम रखते हुए मैंने कहा कि बस करो। पूरा नज़ारा एक पल के लिए जम गया। मैंने शांति से शियाओ चेन को देखा। इस तरह एक लड़की को तंग करना, आखिर ये किस तरह की एबिलिटी है? आसपास के छात्र तुरंत बेचैन हो गए। वे कानाफूसी करने लगे कि ये लड़का कौन है जो शियाओ चेन के काम में दखल देने की जुर्रत कर रहा है। वो अब पक्का पैक हो जाएगा। पिछली बार जिसने शियाओ चेन को नाराज किया था, उसे स्कूल से निकाल दिया गया था, और बाद में तो उसका डैंटियन भी रहस्यमय तरीके से रात भर में नष्ट कर दिया गया था। फांग निंगबिंग ने अपनी भौहें सिकोड़ी और मेरी तरफ देखा। साफ था कि वो मुझे भी नहीं पहचानती थी। शियाओ चेन ने अपनी आंखें ठंडी करके मुझे घूरना शुरू कर दिया। उसने पूछा कि आखिर मैं कौन हूं। मैंने उसे बहुत ही उदासीनता के साथ देखा। मुझे सबसे ज्यादा नफरत उन लोगों से है जो कमजोरों को परेशान करते हैं। दूरी पर खड़ी हुआ जियुये ने चुपचाप अपना माथा पकड़ लिया। वो पूरी तरह से अवाक लग रही थी, क्योंकि ये शब्द कहने वाला खुद आमतौर पर सबसे बड़ा बुली हुआ करता था। शियाओ चेन के बगल में खड़े छात्रों में से एक ने व्यंग्य करते हुए कहा कि ये बेवकूफ कहां से आ गया। क्या उसे पता भी है कि भाई शियाओ कौन है? वो शियाओ परिवार के मुखिया का बेटा है। अगर अक्ल है तो अभी यहां से निकल जाओ। ये सुनकर मुझे तुरंत शियाओ परिवार याद आ गया। राजधानी में उन्हें शायद ही किसी प्रमुख परिवार में गिना जा सकता था, लेकिन असल में वे सिर्फ लगातार ये परिवार पर निर्भर रहकर ही ऊपर उठे थे। मैंने उसे शांति से देखा। उसने पूछा कि फिर क्या? जैसे ही वे शब्द मेरे मुंह से निकले, शियाओ चेन के हाव भाव थोड़े बदल गए। उसे लगा था कि शियाओ परिवार का नाम सुनकर मैं डरकर भाग जाऊंगा, लेकिन मुझे शांत देखकर वो तुरंत घबराहट में आ गया। राजधानी में बहुत कम लोग थे जो शियाओ परिवार का नाम सुनकर ऐसी प्रतिक्रिया दे सकते थे। उसका लहजा अनजाने में ही नरम पड़ गया। उसने कहा कि ये हमारे बीच का एक निजी मामला है। मैंने ठंडी नजरों से उसे देखते हुए कहा कि सबके सामने अपने सहपाठी को परेशान करना और उसे निजी मामला कहना, अगर वो परेशान हो रही है तो शायद तुम्हें खुद को पहले देखना चाहिए। शियाओ चेन ने तुरंत ताना मारा कि तो फिर तुम्हारे तर्क के अनुसार अगर कोई बदसूरत है तो क्या उसे भी खुद पर आत्मनिरीक्षण नहीं करना चाहिए? जैसे ही वे शब्द निकले, फांग निंगबिंग की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और उसने हैरानी से मुझे देखा। ये साफ था कि उसे पहले ही मेरे अंदर कुछ असामान्य महसूस हो गया था। शियाओ चेन का धैर्य आखिर टूट गया। उसने चिल्लाकर कहा कि लड़के, बात को ज्यादा आगे मत बढ़ाओ। इससे पहले कि कोई प्रतिक्रिया दे, वो अचानक उछलकर आगे बढ़ा। उसके मुक्के के चारों ओर हल्के नीले रंग की आध्यात्मिक ऊर्जा भड़क उठी और वो सीधे मेरे चेहरे की तरफ हमला करने लगा। एज़्योर ड्रैगन समुद्र की थाह ले रहा है। ये शियाओ परिवार की सबसे प्रसिद्ध तकनीकों में से एक थी। अगर कोई आम इंसान होता तो एक बार में ही उसकी पेटी बन जाती। हुआ जियुये के हाव भाव तुरंत बदल गए। उसने चिल्लाकर कहा कि युवा मास्टर, सावधान रहें। यहां तक कि फांग निंगबिंग का दिल भी थोड़ी तेजी से धड़कने लगा, लेकिन पीछे हटने के बजाय मैंने सीधे उस हमले की तरफ कदम बढ़ा दिया। जिस पल हमारे मुक्के आपस में टकराए, आसपास की हवा हिंसक रूप से फट गई। शियाओ चेन अपने पैरों से पूरी तरह हवा में उछलकर 10 मीटर दूर फाउंटेन से जाकर गिर पड़ा। वहां एक सन्नाटा छा गया। सब कुछ बिल्कुल शांत हो गया था। भीड़ में तुरंत खलबली मच गई। क्या वाकई ये शियाओ चेन एक ही प्रहार में पैक हो गया? क्या वो पहले से ही पीक सेकंड रैंक का कल्टीवेटर नहीं था? हुआ जियुये भी सदमे में थी कि मास्टर ने एक ही मुक्के में इतने तगड़े कल्टीवेटर की पेटी बना दी। वहीं फांग निंगबिंग भी मुझे बहुत गंभीरता से देख रही थी। टक्कर के दौरान निकली वो बिजली की आभा उसे भी बेचैन कर रही थी, और वो पक्का ये सोच रही थी कि आखिर मैं हूं कौन। शियाओ चैन पानी के फव्वारे से बुरी तरह बाहर निकला और गुस्से में दहाड़ा कि वो मुझे छोड़ेंगे नहीं। उसके पिता खुद एक 7वें रैंक के विशेषज्ञ हैं। उसने पूछा कि क्या मैं अपने पूरे कबीले का टिकट कटवाना चाहता हूं। मैंने उसे बहुत शांति से देखा। 7वें रैंक का विशेषज्ञ? मैंने व्यंग्य किया कि ऐसे लोग तो मेरे परिवार में सिर्फ रक्षक बनने के लायक हैं। पूरी भीड़ हैरान थी। शियाओ चेन का चेहरा काला पड़ गया और उसने कांपते हुए पूछा कि क्या मैं सच में ये परिवार से हूं। मैंने उसे ठंडी नजरों से देखा और कहा कि अभी घुटने टेक कर माफी मांगो, शायद मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूं। हुआ जियुये भी सतर्क होकर मेरे बगल में खड़ी हो गई। फांग निंगबिंग मन ही मन हैरान थी, क्योंकि उसने नहीं सोचा था कि आज कोई उसके लिए खड़ा होगा। उसने अपनी कोई गुप्त तकनीक इस्तेमाल करने की तैयारी भी शुरू कर दी थी। तभी शियाओ चेन ने हाथ में पकड़ा एक जेड ताबीज कुचल दिया। अंतरिक्ष फटने लगा और धुंध से एक आदमी बाहर निकला। उसने चिल्लाकर कहा कि चाचा लियू, इसे तुरंत पैक कर दो। जो आदमी बाहर आया उसने थोड़ी नाराजगी जताई, क्योंकि वो परिवार के मुखिया के साथ ये परिवार से मिलने जाने वाला था। शियाओ चेन ने चिल्लाकर उसे हमला करने को कहा। लियू ज़ेन्युन ने नेबसी से सांस ली और मेरी तरफ मुड़ा, पर जैसे ही उसकी नजरें मेरे चेहरे पर पड़ी, उसका दिल लगभग धड़कना ही बंद हो गया। शियाओ चेन ठंडी हंसी के साथ बोला कि लियू एक 5वें रैंक के विशेषज्ञ हैं और अब मेरी पेटी बन गई।
लियू की प्रतिक्रिया देखकर मुझे सब समझ आ गया कि यहाँ मुझे अपने गार्ड्स को बुलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। शियाओ चेन फिर चिल्लाया और आध्यात्मिक ऊर्जा लेकर मुझ पर हमला करने दौड़ा। तभी लियू जेन्यून चिल्लाया कि रुक जाओ। उसने अगले ही सेकंड शियाओ चेन के हमले को एक झटके में ध्वस्त कर दिया और उसे एक बहुत जोर का थप्पड़ जड़ दिया। शियाओ चेन पूरी तरह से जम गया और सब लोग सदमे में आ गए। फिर लियू जेन्यून ने घुटने टेककर माफी मांगनी शुरू कर दी। भीड़ में सब चिल्लाने लगे कि ये तो ये परिवार का ही लड़का है। शियाओ चेन और सू शुनकी का रंग सफेद पड़ गया। तभी वाइस प्रिंसिपल दौड़ते हुए आए और मेरी पहचान पूरी तरह से पक्की हो गई। शियाओ चेन के होंठ कांपने लगे क्योंकि डर उस पर हावी हो गया था। लियू बार बार माथा टेक रहा था कि उसे माफ कर दे। मैंने तुरंत उसे टोक दिया कि क्या मैंने बोलने की इजाजत दी थी। लियू जेन्यून ने बिना एक और शब्द बोले अपना माथा फिर से जमीन पर दे मारा। शियाओ चेन तो मानसिक रूप से ही टूट गया और गिड़गिड़ाने लगा कि उसे माफ कर दे, वो अंधा था जो पहचान नहीं पाया। सू शुनकी भी घबराहट में बुरी तरह रोने लगी और उसने फांग निंगबिंग की तरफ इशारा किया कि उससे माफी मांगनी चाहिए। फांग निंगबिंग को भी यकीन नहीं हो रहा था कि जिसे वो जानती भी नहीं वो उसके लिए क्यों खड़ा है। मैंने उसे शांति से देखा और कहा कि गलतफहमी ना पालना, मैं बस दूसरों को परेशान होते देखना पसंद नहीं करता। शियाओ केन को लगा कि उसे उम्मीद मिल गई है और वो फिर से दया की भीख मांगने लगा। मैंने लियू की तरफ देखकर कहा कि इसे खुद संभालो। मेरा लहजा बहुत ठंडा था। मैंने चेतावनी दी कि अगर इनकी कल्टीवेशन नष्ट नहीं हुई और अंग नहीं टूटे तो मुझे बहुत गुस्सा आएगा। शियाओ चेन कुछ कहना चाहता था लेकिन तभी लियू के पैरों के पास बिजली की एक भयानक लपट फटी। मैंने कहा कि एक शब्द और बोला तो वो भी इनके साथ ही पैक हो जाएंगे। वाइस प्रिंसिपल मेरे हाथ में बिजली देखकर बुरी तरह कांप रहे थे। शियाओ चेन अभी भी अपने पिता का नाम लेकर धमकी दे रहा था कि वो ऐसा नहीं कर सकते। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करता, मैंने हाथ हिलाया। बिजली की 2 तेज धारें निकली और उन्होंने शियाओ चेन और सू शुनकी के डैंटियन और अंगों पर सटीक प्रहार किया। वे बुरी तरह जमीन पर गिरे और उनकी कल्टीवेशन हमेशा के लिए सिस्टम हैंग हो गई। तभी मुझे फिर से सिस्टम का नोटिफिकेशन मिला कि मिशन पूरा हुआ और इनाम मिल गया। मुझे टाओ ऑफ फेट मिला, यानी 3000 महान ताओ के साथ जन्मजात जुड़ाव। अब सभी नियम समझना मेरे लिए बहुत आसान हो गया था। अजीब सी ताकत मेरे शरीर में दौड़ने लगी और दुनिया को देखने का मेरा नजरिया बदल गया। मार्शल आर्ट्स हो या कीमिया घड़ी, अब सब कुछ मेरे लिए बहुत स्पष्ट था। वाइस प्रिंसिपल मेरी बिजली की चमक को देखकर पूरी तरह शॉक में थे, क्योंकि इतने कम टैलेंट वाले के लिए इतनी शक्ति होना नामुमकिन था। उस ओवर पावर्ड एनर्जी को देखते ही वाइस प्रिंसिपल को अचानक एक बड़ी सच्चाई समझ आई। शायद ये फैमिली के यूजलेस यंग मास्टर के बारे में जो अफवाहें फैली थीं वो शुरू से ही एकदम बकवास और झूठी थीं। हियो के पास असली और सबसे तगड़ा प्लॉट आर्मर मौजूद ही था। जल्दी से अपने होश संभालते हुए उसने तुरंत बड़ी ही बुलंद आवाज में पूरे क्राउड के सामने एक अनाउंसमेंट कर दी। उसने बताया कि शाओ चेन और सू शिंकी ने अपनी पावर का गलत फायदा उठाकर अकेडमी के रूल्स तोड़े हैं, इसलिए इन दोनों की तुरंत पेटी बना दी जाएगी आज। अभी इसी वक्त दोनों स्टूडेंट्स को इंपीरियल कैपिटल नंबर 1 हाई स्कूल से हमेशा के लिए पैक कर दिया गया है। ये सुनते ही वहां मौजूद सभी लोगों के बीच एक भयंकर बवाल मच गया। किसी ने नहीं सोचा था कि इस छोटे झगड़े का नतीजा इतना खतरनाक आएगा। आज दोनों टॉप स्टूडेंट्स की पावर 0 करके उन्हें स्कूल से पैक कर दिया जाएगा। ये सब ड्रामा देखकर लियू जेन युआन का चेहरा पूरी तरह पीला पड़ चुका था। वो जानता था कि मैटर यहां खत्म नहीं होगा। हीरो ने शांति से उसकी आंखों में देखा और आगे का पूछा, बताओ अब आगे क्या होना चाहिए? ये खतरनाक सवाल सुनते ही लियू जेन युआन ने डर के मारे अपने दांत पीसे। उसने बिना कोई और वक्त बर्बाद किए चुपके से शाओ फैमिली के हिडन गार्ड्स को सीक्रेट ऑर्डर भेजा। उस ऑर्डर में सू फैमिली की पेटी बनाने को कहा गया था। पूरी सू फैमिली को हमेशा के लिए पैक कर देने का ऑर्डर देकर उसने तुरंत एक घटिया कॉमेडी सीन क्रिएट किया। अपना ऑर्डर देने के तुरंत बाद लियू जेन युआन ने एकदम से अपने दांटियन पर जोरदार हमला किया। अगले ही पल उसकी पूरी कल्टीवेशन और सारी पावर टूट गई थी। भाई, ये ओवर एक्टिंग और इलॉजिकल ड्रामा सच में झेलने लायक नहीं था। बंदे ने खुद अपना ही टिकट काट लिया। हीरो इसे देखकर पूरी तरह शॉक में पड़ गया। उसने आश्चर्य से उस गधे से पूछा कि रुको, तुम अपनी ही कल्टीवेशन को खुद क्यों बर्बाद कर रहे हो? लियू जेन युआन का सिस्टम पूरी तरह हैंग हो रहा था। उसके मुंह से लाल लिक्विड बाहर निकलने लगा और वो बड़ी मुश्किल से तड़पते हुए बोला कि यंग मास्टर, क्या आपने यही ऑर्डर पास किया था? इस बात को सुनकर हीरो का दिमाग पूरी तरह हिल गया था। हीरो ने अपना माथा पीटते हुए उस गधे से कहा कि भाई, इसका क्या लॉजिक है? वहां सिर्फ इन दोनों कचरे के ढेर को पकड़कर बाहर फेंकने को कहा गया था। ये जवाब सुनते ही गुस्से और पछतावे से लियू जेन युआन वहीं जमीन पर बेहोश होकर गिर गया था। उस बेवकूफ विलन का गेम वहीं पर ओवर हो चुका था। तभी हीरो घूमकर फैंग निंगबिंग की तरफ मुड़ा और उससे ठीक होने के बारे में पूछा। फैंग निंगबिंग ने उस वक्त सिर्फ अपना सर हिला दिया, लेकिन उसकी आंखों में बहुत ही अजीब और कॉम्प्लिकेटेड इमोशंस छुपे थे। ये बिल्कुल साफ था कि उसे अभी तक समझ नहीं आया था कि आखिर इस ओवर पावर्ड लड़के ने इंसाफ के लिए सच में क्यों मदद की। वजह जो भी हो, उसने ये फेवर याद रखा।
हुआ जियुए धीरे से आई और उसने प्यार से फैंग निंगबिंग का हाथ पकड़ लिया। हुआ जियुए ने कहा कि डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा यंग मास्टर सच में बहुत नेक और अच्छा इंसान है। फैंग निंगबिंग ने अजीब नजरों से देखते हुए हल्के से हामी भरी। इसके तुरंत बाद हीरो अपने नए एडमिशन के लिए एकेडमिक अफेयर्स ऑफिस निकल गया था। रूम के अंदर पहुंचते ही वाइस प्रिंसिपल ने एकदम इज्जत के साथ उसके हाथ में एडमिशन नोटिस दिया और बोला कि यंग मास्टर, ये आपका स्पेशल एनरोलमेंट लेटर है। उसका एटीट्यूड पूरी तरह बदला हुआ था। जो लड़का शाओ फैमिली को मिटा दे वो बिल्कुल मामूली नहीं हो सकता था। इस नए सच को वाइस प्रिंसिपल अच्छे से मान चुका था। हीरो ने क्लास लिस्ट पर नजर डाली, जिसमें बेसिक एल्केमी और इंट्रोडक्शन टू की रिफाइनमेंट जैसी सारी क्लासेस थीं। अपने नए ताओ ऑफ फेट बफ के साथ ये सारी कॉम्प्लेक्स नॉलेज अब हीरो के लिए बच्चों का खेल था। एनरोलमेंट पूरा करने के बाद हीरो डायरेक्ट अपनी पावर बढ़ाने कल्टिवेशन एरिया में गया। एंट्री मारते ही उसने फैंग निंगबिंग को बगल वाले कल्टिवेशन रूम में घुसते हुए देखा। फ्यूचर एम्प्रेस के वहां होने के बावजूद हीरो ने चुपचाप आराम से बिल्कुल उसके बराबर वाले रूम में एंट्री ली थी। रूम में जाते ही हीरो पलथी मारकर बैठ गया और अपने भयंकर ताव ऑफ फेट को धीरे धीरे एक्टिवेट करने लगा। तुरंत एक चमकती पर्पल लाइट बाहर निकली, फिर उसकी पूरी बॉडी कांपी और एक खतरनाक सक्शन फोर्स अचानक से एक तगड़े तूफान की तरह वहां पर इरप्ट हुई थी। रूम की आम स्पिरिचुअल एनर्जी अचानक से फुल स्पीड में हीरो के पास खींचने लगी। पर सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि इस फोर्स ने दीवार तोड़कर बगल वाले रूम से भी तगड़ी स्पिरिचुअल एनर्जी चुराना चालू कर दिया, जहां पर वो फ्यूचर एम्प्रेस बैठी हुई थी। फैंग निंगबिंग भी चुपचाप अपने रूम में थी और उसके हाथ में एक झिंगुर के आकार का चमकता हुआ स्पिरिचुअल एनर्जी स्टैंड था। ये ऑर्डिनरी पावर नहीं, बल्कि उसके स्पेस टाइम ट्रेजर फ्रॉस्ट सिकाडा टीयर का आखिरी कीमती ऑरा था। इसे अब्सॉर्ब करना उसके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता था। जैसे ही वो अब्सॉर्ब करने वाली थी, तभी हीरो के रूम की डरावनी और खतरनाक सक्शन फोर्स ने आकर सब पलट दिया। उस लड़की को रिएक्ट करने का रत्ती भर चांस नहीं मिला और उसके हाथ का वो सबसे कीमती खजाना एक ही सेकंड में खिंच गया था। लड़की पूरी तरह फ्रीज हो चुकी थी कि उसकी इतनी जरूरी पावर हवा में आखिर कहां उड़ गई। दूसरी तरफ हीरो की नॉर्मल कल्टिवेशन जारी थी। उसे डायरेक्टली महसूस हो रहा था कि उसकी बॉडी स्ट्रेंथ, मेरिडियंस और ओवरऑल एनर्जी एक ऐसी अलग absurd स्पीड से कॉन्स्टेंटली बढ़ रही थी। थोड़ी ही देर में उसका लेवल सीधा सेकंड रैंक के 7th स्टेज पर चला गया। तभी एक अजीब सिकाडा जैसी स्पिरिचुअल लाइट उसकी बॉडी के अंदर घुसी। अचानक स्पेस टाइम की ऐसी तगड़ी पावर उसके अंदर भटी, जिसके तुरंत बाद उसे फाइनल सिस्टम नोटिफिकेशन और एक नया अल्टीमेट बफ मिल गया। स्क्रीन पर लिखा था कि 9th टियर ट्रेजर फ्रॉस्ट सिकाडा हासिल हुआ है। स्पेस और टाइम पर उसकी अंडरस्टैंडिंग अब बहुत ऊपर जा चुकी थी। दांटियन में पूरा सिल्वर सिकाडा देखकर वो समझ गया कि जरूर सिस्टम की किसी गलती से दूसरे की चीज यहां टपक थी, क्योंकि वापस करने का सवाल ही नहीं था। जब हीरो अपनी कल्टीवेशन के बाद गेट खोलकर बाहर आया तो सामने डार्क फेस वाली फैंग निंगबिंग बिल्कुल गुस्से में खड़ी थी। दोनों की नजर मिली और दोनों ने डिसाइड किया कि इस सीक्रेट और इस खजाने की बात छुपानी ही है। माहौल अचानक से बेहद ऑकवर्ड हो गया था। हम दोनों के दिमाग में बिल्कुल एक जैसी बात चल रही थी। मैं किसी भी हालत में उससे ये नहीं बता सकता था कि फ्रॉस्ट सिकेडा टीयर मेरे पास है। वहीं दूसरी तरफ फैंग निंगबिंग सोच रही थी, मैं किसी को ये एक्सपोज नहीं होने दे सकती कि मैं फ्रॉस्ट सिकेडा टीयर ढूंढ रही हूं। वो खजाना इतना ज्यादा प्रेशियस था। आखिरकार उसने ही पहले खामोशी तोड़ी। तुम भी यहां प्रैक्टिस करने आए हो? मैंने शांति से सर हिलाया। हां, मेरा ब्रेक थ्रू अभी हुआ है। मैं समझ गई, उसने थोड़ा रुक कर कहा। और पहले वाली मदद के लिए शुक्रिया। इसमें कोई बड़ी बात नहीं। उसने पूछा, तुम्हारी कल्टीवेशन प्रोग्रेस कैसी चल रही है? मैंने हल्की आवाज में जवाब दिया, मैं आखिरकार सेकंड रैंक 7th लेवल तक पहुंच गया हूं। जैसे ही उसने ये सुना, उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस अचानक से फ्रीज हो गए। उसे साफ याद था कि जब उसने मुझे आज दिन में पहले देखा था, तब मैं बस सेकंड रैंक में एंटर हुआ था। अब मैं उसके लेवल पर आ गया था। जिस तरह से वो मुझे घूर रही थी, वो काफी अजीब था। मुझे भी उसकी गेज के नीचे अनकंफर्टेबल फील होने लगा। आखिरकार उसने खुद से बड़बड़ाया, शायद इसने ब्रेक थ्रू करने से पहले लंबे समय तक अपनी एनर्जी एक्यूमुलेट की होगी। फिर उसने तुरंत अपना सर झटका। कल्टीवेशन कोई ऐसी चीज नहीं थी जो खाने पीने की तरह काम करती थी। अचानक एक खौफनाक ख्याल उसके दिमाग में चमक गया। क्या मैंने फ्रॉस्ट सिकेडा टीयर रिफाइन कर लिया? पर उसने तुरंत इस ख्याल को रिजेक्ट कर दिया। फ्रॉस्ट सिकेडा टीयर में स्पेस टाइम लॉस थे। यहां तक कि पिछली लाइफ में वो भी इसे सिर्फ धीरे धीरे रिफाइन कर सकती थी। सेकेंड रैंक के कल्टीवेटर के लिए इसे तुरंत अब्सॉर्ब करना इम्पॉसिबल था। फिर भी मेरी कल्टीवेशन इतनी तेजी से बढ़ते देख उसे अजीब सी इरिटेशन होने लगी। आखिर में फैंग निंगबिंग ने डिसाइड किया कि वो यहां और समय बर्बाद नहीं कर सकती। मुझे कुछ काम है, मैं पहले निकल रही हूं। मैंने तुरंत सर हिलाया। कितना कोइंसिडेंस है, मुझे भी कुछ काम है। फिर हम दोनों तुरंत अलग अलग दिशाओं में निकल गए।
कुछ समय बाद मैं एल्केमी रूम में पहुंचा, टाओ ऑफ फेट का यूज करके एल्केमी टेस्ट करने की प्लानिंग के साथ। पर जैसे ही मैंने अंदर कदम रखा, मैंने फैंग निंगबिंग को वहीं खड़े देखा। हम दोनों की नजरें टकराईं और दोनों एक ही समय पर चुप हो गए। हम में से किसी को उम्मीद नहीं थी कि दूसरा वहां दिखेगा। मैं वहां इसलिए आया था क्योंकि टाओ ऑफ फेट ने एल्केमी सीखना बहुत आसान बना दिया था। फैंग निंगबिंग वहां इसलिए आई थी क्योंकि वो फ्रॉस्ट सिकेडा टीयर रिकवर करने में फेल हो गई थी और अब अपनी कल्टीवेशन इंप्रूव करने के लिए एल्केमी पर डिपेंड करना चाहती थी। आखिरकार अपनी पिछली लाइफ में वो एक सुप्रीम ग्रैंड मास्टर एल्केमिस्ट रह चुकी थी। लेकिन दोस्तों, ये स्टोरी यहाँ एंड नहीं होती है। इसका नेक्स्ट पार्ट भी आने वाला है। तब तक कमेंट में लिखो नेक्स्ट पार्ट और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।